Hello friends, welcome to Sitaram IAS YouTube channel. Today in this video we will discuss IR PT365 जो विजन IAS ने 2023 यूपीएससी सीएससी के लिए लॉन्च की है। मैंने ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये आपका टेलीग्राम चैनल से मैंने जो मैसेज जो फॉरवर्ड कर गए थे वहाँ से मैं करूँगा, क्योंकि यहाँ से पीपीटी बनाना और वहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करना काफ़ी लेंदी वर्क हो जाता है, तो वो मैं नहीं कर पाया। तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें इस चीज़ों को। लेकिन हाँ, मैं ये आपको एश्योर कर दूँ कि आईआर के जो टॉपिक्स हैं PT365 के वो इसमें आराम से कवर किए गए हैं सभी। और इसमें कुछ इस तरह से स्पॉइलर भी यूज़ किया है। टेलीग्राम चैनल है ये, इस पे आईआर का पूरा मैटर डाला हुआ है। करंट अफेयर जो लास्ट ईयर में रहा है उसको भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है, जैसे प्लास्टिक रॉक जो आपका ब्राज़ील में मिली है, वॉल्केनिक ट्री निनार्ड जगह जो है वहाँ से। ठीक है, इसके अलावा सी जिनपिंग का जो 24 कैरेक्टर मंत्रा वगैरह जो ऐसा चलता रहता है, तो आईआर में क्वेश्चंस बनते हैं कि 24 कैरेक्टर फॉरेन पॉलिसी के लिए किस कौन सी कंट्री का है, ऐसा कोई ऑप्शन बने तो वहाँ से आप उसको देख लें कि सी जिनपिंग का है, चाइना से रिलेटेड है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की हैं। और इसके अलावा बात करें हम इसकी, तो यहाँ पे देखिए टॉपिक्स मैंने शुरू किया है जो इम्पोर्टेंट थे, जैसे कि बायलिटरल रिलेशंस की बात की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने चैनल में उसी तरह से मैं इसको डाला गया है। तो यहाँ पे बायलेटरल, इसके अलावा आपके बायलेटरल रिलेशंस की बात हो या फिर आपका एग्रीमेंट जो होते हैं कंट्रीज़ के बीच में, ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में एग्रीमेंट है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का पार्ट इंडिया है और कौन सी का नहीं है, पार्ट है और एक दूसरा है पार्ट नहीं है, उसको मैंने एक साथ यहाँ पे क्लब किया हुआ है। तो आप उन चीज़ों को देख लें और रिवाइज करें। अब इसके अलग से पीपीटी बनाऊँ तो मेरा टाइम वेस्ट होता है, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है लेकिन वो मेरे लिए नहीं हो पाएगा, तो फिर वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो आप इस बात को समझ रहे हैं अच्छे से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें साथ बने रहेंगे पूरी वीडियो में। कोशिश करूँगा ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, छोटी वीडियो हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहे, ताकि आपको 96 पेजेस आपको पढ़ने नहीं पड़े, क्योंकि एक ही मेहनत सबके लिए मेहनत बराबर काम में आ जाए। आगे चले पार्ट में, इसमें क्या क्या हमने करना है तो वो देख लीजिए। सीधा सीधा इसमें लिखा हुआ है, टॉपिक्स मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी। और अब यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले आपका दिया हुआ है कि नेम की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पे हुई थी 1961 में। ये आपको आइडिया होना चाहिए बस कि कहाँ पे हुई थी। ठीक है, इसके अलावा इसकी कौन कौन लीडर थे उस टाइम पे, कौन किस किस कंट्री के साथ में थी वो स्टार्टिंग में, तो उसमें इंडिया, युगोस्लाविया, ठीक है, इंडोनेशिया, इजिप्ट, घाना और जो ये हो गया युगोस्लाविया, इजिप्ट, घाना, इंडोनेशिया और इंडिया, ये थे। उसको क्या बोलते हैं, बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यदि आप इस टेलीग्राम चैनल को बाद में ज्वाइन भी करेंगे तो आपको स्पॉइलर मिलेगा, आप रिवाइज करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे, देन आपका ऑप्शन जो आपने जो सोचा होगा कि हाँ ये वाला कॉन्फ्रेंस हो सकता है, तो आपका रिवीजन में बेनिफिशियल चीज़ रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, रेडी रह के रहे, पानी पास में रख लें और नोट्स के लिए एक पेज रख लें ताकि उसमें ऐड कर लें, पानी पीते रहें और एक बार में इस वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करें, ताकि बहुत सारी चीज़ें और भी रिमेनिंग है उसको आप बाद में कर सकें, और कुछ आपने पहले से कर लिया होगा और आपने और कहीं से भी इस वीडियो को कर रखा है तो आपको लगे कि देखना है आपके लिए बेनिफिशियल रहे नहीं रहे, वो आपका डिसीजन है, आपकी चॉइस है, उसको देखते हुए आप करें, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें इन चीज़ों पे। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि सिंपल सी चीज़ों में 96 पेजेस को कवर हो जाए। ठीक, इसके अलावा आप आगे देखते हैं इसमें। अब पॉइंट्स की बात करेंगे। इंडिया ने साइन किया था एमओयू इकोनॉमिक कॉपरेशन पे, एसएडीसी जो आपका साउथ अफ्रीका आपका जो डिफेंस कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ऐसा जो था साउथ अफ्रीका वाला, ठीक है, डिफेंस कॉपरेशन वाला, वो 1997 में था, तो इसको जरूर याद रखें, ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो 1997 में इंडिया ने एमओयू साइन किया। और दूसरा एक चीज़ याद रखें कि हमारा साउथ अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में हमारा ट्रेड डेफिसिट रहता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। एक चीज़ आपको ये बेसिक मालूम होनी चाहिए कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ में डेवलपिंग नेशंस जो है, डेवलपिंग नेशंस की बात करें इंडिया जैसे कि, तो इंडिया का डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ में आपका ट्रेड सरप्लस हो सकता है। ठीक है, लेकिन डेवलपिंग और जो अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ है ना उनके साथ में हमेशा हम थोड़े से लॉस में रहते हैं ज़्यादातर, लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम वहाँ पे सरप्लस हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो आप यहाँ से आइडिया लगाएं कि अफ्रीकी कंट्रीज़ के साथ में हमारा ट्रेड डेफिसिट चलता है। अब एक पॉइंट बात करते हैं जो है बायलेटरल रिलेशंस और एग्रीमेंट, जिसमें सीधा सीधा बात करेंगे कि कौन कौन सी कंट्री के साथ में, ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हमने कौन कौन से बायलेटरल रिलेशंस और एग्रीमेंट यहाँ पे मेंटेन किए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला है आपका बीटा, जो है आपका यूरोपियन यूनियन के साथ में, इसकी फुल फॉर्म क्या है, BTIA ये है, ये BITA लिख दिया मैंने, इसको ठीक कर लेना, मैं इसको हटा दूंगा बाद में। बायलिटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ये किसके साथ में आपको याद होना चाहिए, यूरोपियन यूनियन के साथ में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या क्या शामिल, आपका FTA है, IPA है और GI जो आपका जोग्राफिकल इंडिकेटर जो होते हैं एग्रीमेंट, इसके ऊपर एग्रीमेंट हुआ है, और ये आपका BTIA कहलाएगा। ठीक है,
इसके अलावा यूके के साथ में हमारा क्या चलता है, तो यूके के साथ में यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम है। इस स्कीम में क्या होगा आप सुन लें, बस आप इस वीडियो को देखें चाहे नहीं देखें लेकिन इसको सुन जरूर लें, ठीक है, आपको आसानी से रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस स्कीम में यूके 3000 प्लेसेस 18 से 30 उम्र के जो है डिग्री होल्डिंग इंडियन नेशनल्स जो हैं वो वहाँ पे रह सकते हैं यूके में और वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। ऐसे 3000 लोकेशंस जो हैं प्लेसेस यूके बताएगा। तो इसका नाम होगा आपका इंडिया यूके रिलेशंस में यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम, ठीक है। ये किसने किया है, कि क्या किया है, तो यूके इंडिया माइग्रेटरी एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप होती है। 2023 अर्ली जो स्टार्टिंग का है यहाँ से स्टार्ट होगा और इसके साथ में स्ट्रेटजिक टेक डायलॉग भी यूके के साथ में है और आपका जीआईपी जिसे बोलते हैं ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप, ये भी यूके के साथ में चल रही है। तो ऐसा कुछ चल रहा है, बस आपको इतना मालूम होना चाहिए, ज़्यादा उसमें डीप स्टडी करने की जरूरत आपको नहीं है। फिर एक नीति आयोग जो है यूके के साथ में कुछ कर रहा है कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव, और वो क्या है आपका कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक मोबिलिटी 2 के ऊपर यहाँ पे एक इनिशिएटिव चल रहे हैं, मतलब 2 इनिशिएटिव चल रहे हैं इलेक्ट्रो मोबिलिटी के ऊपर। पहला है आपका ई अमृत और दूसरा है आपका ईसीसी के ऊपर इनकी रिपोर्ट, ठीक है। इतना आपको मालूम होना चाहिए। ई मित्र की डेफिनेशन फुल फॉर्म वगैरह क्या है, ई अमृत एसिलेटेड ई मोबिलिटी रिवॉल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन। तो एक यूके और नीति आयोग का कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है दोनों, और एसीसी एडवांस केमिकल सेल जो है केमिस्ट्री सेल, उनके ऊपर आपका रिपोर्ट यहाँ पे इनकी आई है यूके और नीति आयोग के साथ में। इसके अलावा जो BMZ डायलॉग, मतलब आपका जर्मनी के साथ में नीति आयोग का भी कुछ डायलॉग चला है, इसका काम था SDG के लोकलाइजेशन के ऊपर सिटी लेवल पे, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए था। एक चीज़ है JEPT जिसको बोलते हैं आपका जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, जो आपका कोप वगैरह में चलता रहता है। तो जून 2022 में इंडिया और G7 ने इस पर एग्री हुए हैं कुछ ये ऐसा काम करने के लिए, तो आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। इसमें आगे बात करें एशिया के साथ में, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है, इस पर भी बात चल रही है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर में कौन कौन पार्टनर है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। इंडिया और जापान इसमें कह सकते हैं कोलैबोरेटिवली वर्क कर रहे हैं। तो ये 2 कंट्री याद रखना है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर में ना US शामिल है ना ही आपका चाइना शामिल है, सिर्फ इसमें इंडिया जापान का ये एक ग्रोथ कॉरिडोर की तरह वर्क करेगा यहाँ पे कनेक्टिविटी और कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में। एक B3W ये आपको याद होगा, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव है। किसका है ये ध्यान रखें, G20 का नहीं है। G20 की मीटिंग्स चल रही हैं अभी, इसका आप पता करें कि ये उसका पार्ट नहीं है। ये आपका G7 मीटिंग्स का जो एक रिजल्ट था, जो आपकी चाइना का 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव था, उसको काउंटर करने के लिए था। ये चीज़ आपको इतना मालूम होना चाहिए। इसके अलावा ग्लोबल गेटवे इसको आप ध्यान रखें। ग्लोबल गेटवे क्या है, तो ग्लोबल गेटवे आपका यूरोपियन यूनियन का 300 बिलियन यूरो का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, और ये भी आपका BRI को कंट्रोल करेगा, काउंटर करेगा। तो ये ग्लोबल गेटवे भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए एक सार्क की करेंसी स्वैप फैसिलिटी है, तो ये क्या काम आती है, ये 2012 से ऑपरेशनलाइज हुई, तब से ये चल रही है, ठीक है। लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स जो होती है कंट्रीज़ की, एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, उनको कंप्लीट फिलफिल करने के लिए ये काम आता है। और इसमें डॉलर, यूरो, इंडियन रुपी, मतलब कोई भी करेंसी इसमें यूज हो सकती है। सार कंट्रीज़ के लिए है, करेंसी स्वैप फैसिलिटी है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इंडिया से RBI इसमें कुछ यहाँ पे एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ में, सार की करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क में। ये अंदाज होना चाहिए बस क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ज़्यादा इसमें डीप स्टडी आपको नहीं करनी थी, बस पता होना चाहिए करेंसी स्वैप फैसिलिटी सार के अंदर भी चल रही है। ग्लोबल गेटवे का आपको पता चल गया। इसके साथ में आगे चलें तो इसमें देखिए आगे यहाँ पे देखिए इंटरपोल का मैच फिक्सिंग टास्क फोर्स है, यह भी बना है, तो इसको आप देख लें कि मैच फिक्सिंग के लिए भी कुछ टास्क फोर्स बन रहा है। और किसने बनाया, इंटरपोल ने बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी कन्वेंशन से बना है, ठीक है, तो आपका मैकॉलिन कन्वेंशन है। तो यूँ यदि एग्जाम आता है मैकॉलिन कन्वेंशन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपका कह सकते हैं एक नेशनल प्लेटफॉर्म बनाया गया इस कन्वेंशन के थ्रू, जो आपका मैच फिक्सिंग टास्क फोर्स जो है इंटरपोल की, उसके लिए वर्क करेगा। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए था। इंडिया से कौन पार्ट होगा, तो CBI इंडिया से पार्ट होगा, ठीक है। इंटरपोल का CBI ही यहाँ से पार्टिसिपेटरी मेंबर कह सकते हैं वहाँ पे, जो वर्क करता है इंटरपोल के साथ मिलके। इसके अलावा न्यूक्लियर एक कुछ चीज़ इसमें, हाँ ये ध्यान रखें आप, ट्रीटी एंड इनिशिएटिव एस्टेब्लिशिंग न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन इन एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रीटी ऑफ राराटोंगा है, रारोटोंगा ये क्या है, ये आपका साउथ पैसिफिक न्यूक्लियर फ्री जोन ट्रीटी 1986 की है। तो 1986 की है, 1986 की रारोटोंगा, ठीक है। टोंगा आपको जगह पता ही है, रारोटोंगा से उससे लिंक कर लें, शायद ये भी जगह होगी कहीं रारोटोंगा, ठीक है। और साउथ पैसिफिक न्यूक्लियर फ्री जोन मतलब पैसिफिक की बात है।
और इसके अलावा एक बैंकॉक ट्रीटी है। बैंकॉक ट्रीटी आपका है साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन ट्रीटी, ये 1995 की है। ये बैंकॉक है। बैंकॉक डिक्लेरेशन अलग है, बैंकॉक ट्रीटी अलग है, ये ध्यान रखना है ना। इसके अलावा एक आपका है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया की बात करें, न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन 2006 में सेंट्रल एशिया की है। इसके अलावा मंगोलिया डिक्लेरेशन है। मंगोलिया ने मंगोलिया ने खुद को डिक्लेयर कर दिया फर्स्ट सिंगल स्टेट न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन। कब किया? 1992 में। तो ये तो खास नहीं है, बस आपको दो चीज़ याद रखना है। रारोटोंगा किस चीज़ से रिलेटेड है? ये आपका न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन डिक्लेयर करने से। बैंकॉक ट्रीटी भी आपका इससे है 1995 की, जो साउथ ईस्ट एशिया की बात करेगा। ठीक है, इतना आपको बेसिक्स में पता चलना चाहिए था। अब आगे इसमें बात करें स्पेस के लिए क्या क्या ट्रीटीज चल रही है, तो यहाँ पे देख ले स्पेस के लिए क्या क्या चल रहा है। स्पेस के लिए पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी 1963 की है, ठीक है, पीटीबीटी बोल सकते हैं इसको, पार्शियली टेस्ट बैन ट्रीटी। इसमें क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट जो है एटमॉस्फेयर में नहीं होंगे, और आउटर स्पेस है चाहे अंडर वाटर है वहाँ पे भी न्यूक्लियर टेस्ट का बैन कर दिया जाएगा। तो ये पहली ट्रीटी थी उस टाइम पे। इसके अलावा आउटर स्पेस ट्रीटी जो 1967 में आई, ठीक है, इसको बोलते हैं OST। और ये ट्रीटी है, इसका प्रिंसिपल क्या है कि एक्टिविटीज़ जो स्टेट्स करते हैं एक्सप्लोरेशन के लिए, वो आउटर स्पेस को यूज करें, चाहे मून को करें, अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ को करें, वहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए। तो ये आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 की। मतलब आप ध्यान रखें कि 1963, 1967, 1968 इनमें कुछ ऐसा चल रहा था जहाँ पे आउटर स्पेस को लेके रेगुलेशंस बनाए जा रहे थे, ट्रीटीज़ की जा रही थी कि उनको यूज़ न्यूक्लियर टेस्ट के लिए नहीं करना है, न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करने के लिए नहीं करना है। 1968 में आपका रेस्क्यू एग्रीमेंट था। रेस्क्यू एग्रीमेंट में क्या था आपका कि एस्ट्रोनॉट्स के रेस्क्यू के लिए, उनको वापस लाने के लिए कुछ वहाँ पे आउटर स्पेस में कुछ लॉन्च ऑब्जेक्ट यदि हमें लॉन्च करना है, उनका ऑब्जेक्ट जो लॉन्च किए गए उनको रिटर्न लाना है, उसके लिए कुछ यहाँ पे एग्रीमेंट था। तो आपको बस याद होना चाहिए रेस्क्यू एग्रीमेंट भी कुछ ऐसा था। 1960s का जो डिकेड था उसमें कुछ ये काम चल रहे थे, ठीक है। और ये वही डिकेड है जहाँ पे US और रशिया का कंपटीशन था, अपोलो मिशन वगैरह छोड़े जा रहे थे, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके साथ में एक लाइबिलिटी कन्वेंशन है 1972 की। तो इस कन्वेंशन में इंटरनेशनल लाइबिलिटी फॉर डैमेज कॉज्ड बाय स्पेस ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ चला था 1972 में। तो लाइबिलिटी कन्वेंशन को आप याद रखें 1972 का। 1975 में लॉन्च रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन था, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वेंशन ऑब्जेक्ट जिनको हम लॉन्च करेंगे उनका रजिस्ट्रेशन का कंपल्सन था। तो 1972 की बात कर ले। 1971 का आपका इंटेल सेट जो कह सकते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, इससे रिलेटेड आपके एग्रीमेंट हुए थे। 1975 में आपका रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन, लॉन्च रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन की बात हुई। 1979 में आपका मून एग्रीमेंट हुआ, जहाँ पे एग्रीमेंट ने गवर्न किया स्टेट्स की एक्टिविटीज़ जो मून और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ पे होंगी। तो ये 1960s का डिकेड और 1970s का डिकेड जो है, इसमें कुछ आउटर स्पेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही थी। आगे देखिए इसमें कि मिशन डेफ स्पेस है, डिफेंस आपका डिफेंस स्पेस से ऊपर चीज़ है। तो इसमें मिशन डिफेंस स्पेस डेफ स्पेस जो है आपका, इसका कलर चेंज करता हूँ, हाँ, मिशन डिफेंस स्पेस है। ये लॉन्च किसने किया? ये आपका एनुअल डिफेंस एक्सपो है। कहाँ हुआ? गांधीनगर में हुआ। पहला चीज़ तो ये। इंडिया की स्पेस डिप्लोमेसी क्या है ये आपको पहले से मालूम होगी। साउथ एशिया सैटेलाइट लॉन्च किया इंडिया ने अभी, तो ये आपका बूस्ट करेगा रीजनल कम्युनिकेशन को, ऐसा कुछ था। इंडिया ने कंडक्ट भी किया मिशन शक्ति। ये क्या था आपका? एंटी सैटेलाइट मिशन मिसाइल टेस्ट था आपका 2019 में। तो ये थोड़ा सा आप याद रखें कि 2019 में हमने कुछ मिशन शक्ति नाम से कुछ लॉन्च किया, और ये आपका एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट था, ठीक है। इसके अलावा हमारे एक DSA जो है ये ऑपरेशनलाइज्ड है। इंडिया ने 2019 जो है इसी में किया था इसको। और ये आपका क्या है? डिफेंस स्पेस एजेंसी है फॉर ऑपरेटिंग इन द डोमेन ऑफ स्पेस वॉरफेयर, ठीक है। एक चीज़ ये आपको मालूम है, मिशन शक्ति आपको मालूम है, और इसका स्पेस डिप्लोमेसी हम क्या काम करते हैं, कुछ सैटेलाइट छोड़ते रहते हैं, ठीक है। और मिशन डेफ स्पेस जो है गांधीनगर गुजरात से हर साल होता है। इस बार गुजरात गांधीनगर में ये हेल्ड हुआ था, ठीक है। इसके अलावा आगे चले, एक डर्टी बॉम्ब एक चीज़ होती है, ठीक है, डर्टी बॉम्ब। और ये क्या होता है डर्टी बॉम्ब, इससे आप याद रखें। डर्टी से आपको पता चल रहा है या तो केमिकल वेस्ट यूज होगा, या फिर आपका कह सकते हैं कि न्यूक्लियर वेस्ट होगा, न्यूक्लियर वेपन वगैरह कुछ यूज होगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि डर्टी बॉम्ब जो है इसमें आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल जो हॉस्पिटल्स या न्यूक्लियर पावर स्टेशन या रिसर्च लेबोरेटरीज से निकलते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो है ना, उसको इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, रेडियो एक्टिव मटेरियल जब यूज होगा तो वो आपका डर्टी बॉम्ब कहलाएगा, और ये चलता रहता है।
ये अभी यूक्रेन ने रशिया के ऊपर ये छोड़ा था, ऐसा कुछ बातें चल रही थी, तो इससे बस आपको याद रखना है कि किस चीज़ से ये चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा आपका एक रोम स्टैट्यूट ऑफ ICC जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, जो वॉर क्राइम्स को डिक्लेयर करता है। तो इसने अभी पुतिन जो है रशिया के प्रेसिडेंट, उनको अभी वॉर क्रिमिनल घोषित किया था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए रोम से जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और इंडिया जो है ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताए स्टार्टिंग में कि कौन से पार्ट है, इंडिया कौन से ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है और कौन से का नहीं, वहाँ पे इसको मैंने अच्छे से वहाँ पे क्लियर इन चीज़ों को किया है, ठीक है। और ये आपका ICC जो आपका वॉर क्राइम्स वगैरह है, ये डिफाइन है किस में, जेनेवा कन्वेंशन 1949 में, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के मेंबर उसमें है या नहीं है, वो अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखिए UNSC की एक CTC होती है जिसे बोलते हैं काउंटर टेररिज्म कमेटी, ठीक है। इसकी मीटिंग हुई और इसमें आपका अडॉप्ट किया गया दिल्ली डिक्लेरेशन। बस आपको याद रखना है दिल्ली डिक्लेरेशन जो है किस चीज़ से रिलेटेड है। आपका काउंटर टेररिज्म कमेटी की स्पेशल मीटिंग थी, तो काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड कोई डिक्लेरेशन हुई, उसे दिल्ली डिक्लेरेशन कहते हैं। उसको कौन करता है, UNSC करता है। इतना आपको पता होना चाहिए था। इसके अलावा रशिया ने कुछ सप्लाई किया, फर्स्ट बैच ऑफ किसी तरह का फ्यूल है इंडिया के कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, ठीक है। तो कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है रशिया की मदद से एस्टेब्लिश हुआ था। और ये आपका TVS-2M, यदि ऐसा नाम आता है कि TVS-2M क्या है, ठीक है, तो वहाँ से आप बता दें कि TVS-2M जो है एक न्यूक्लियर फ्यूल है, ऐसा टर्म आता है, टर्म इन न्यूज़ से, तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा। TVS ऐसा लगेगा कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा नया, कोई 2M बाद में लिखा है, या फिर कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज़ रही होगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है TVS-2M आपका न्यूक्लियर फ्यूल है, रशिया ने प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। एक चीज़ इतना आपको पता होना चाहिए था। एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए OST क्या होता है, ठीक। OST आपका ओपन स्काई ट्रीटी। अब ओपन स्काई ट्रीटी का इंडिया पार्ट है या नहीं है वो अपन देखेंगे, बाद में पता चलेगा कि इसका इंडिया पार्ट नहीं है। लेकिन ये कब आई, कब न्यूज में थी, कैसे नहीं थी, वो चीज़ यहाँ पे देख लो कि ये 1992 में साइन हुई थी, ठीक है। 1992 में साइन हुई थी, इफेक्ट मई 2002 में। यहाँ पे 32 स्टेट्स इसके पार्टी वगैरह है नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है इंडिया और चाइना इसका मेंबर नहीं है, इंडिया और चाइना दोनों ही नहीं है, तो ओपन स्काई ट्रीटी में दोनों पार्ट नहीं है, इतना आपको पता होना चाहिए था। तो यहाँ पे यदि जो अपना दूसरी कंट्री जो होती है वहाँ पे अपने कह सकते हैं कि अनआर्म्ड शॉर्ट नोटिस रिकनेंस आपकी जो फ्लाइट्स जो होती हैं वो कह सकते हैं कि कंट्री अलाउड कर देती हैं, लेकिन इंडिया चाइना इसका पार्ट नहीं है। और ओपन स्काई ट्रीटी ये आपको बस नाम पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए आगे कि G20 की बाली डिक्लेरेशन हुई और ये 2022 में हुई, और इसने बताया कि ऑल G20 मेंबर्स जो है वो कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन किसी चीज़ के ऊपर जिसका नाम है DFFT। और DFFT से आप अंदाज लगाइए, ये आपका डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट, ठीक है। तो न्यू टर्म आएगी डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट वाज रिसेंटली न्यूज़, और ये क्या चीज़ है तो बताना आपको होगा। उसमें 2 स्टेटमेंट लिखे होंगे। G20 की बाली डिक्लेरेशन 2022 में हुई, ठीक है। इसके साथ में इसका काम क्या था, एलिमिनेट करना था रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बाई इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है। 2 चीज़ आपको पता होना चाहिए, बाली डिक्लेरेशन हुई थी, G20 की थी, और उसमें बात की गई थी डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट, ठीक है। इतना पता होना चाहिए। किसने इसको सबसे पहले प्रपोज किया, तो आप ध्यान रखें प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जापान के जो थे, इन्होंने इसको सबसे पहले प्रपोज किया था। इसके साथ में ये दावोस की जो मीटिंग होती रहती है, ठीक है, वहाँ पे भी इसको सबसे पहले लाया गया था, डिबोट इसका डेब्यू वहाँ पे था, ठीक है। और 2019 में इसको इंडोर्स किया गया G20 के द्वारा, जिसको बोलते हैं ओसाका ट्रैक। तो ओसाका ट्रैक आए, चाहे डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट DFFT आए, चाहे G20 की बाली डिक्लेरेशन आए, इन तीनों को आपको कनेक्ट करना है विद प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे। ये आपका पॉइंट था यहाँ पे जो देखना था आपको। इसके अलावा बात करें, इंडियन आर्मी ने कुछ एडवांस स्टेज लेके आए हैं। किस चीज़ की है ये, IBG है, IBG है, ये देखना है क्या है। ईच IBG जो आपके टेलर मेड होंगे बेस्ड ऑन थ्रेट टेरेन एंड टास्क, और ईच IBG जो है होगा एक हेडेड होगा किसी तरह के जनरल जो होते हैं किसी रैंक के, तो वो आप क्यों यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे कौन सी डॉक्ट्रिन जो है इसको इम्प्लीमेंट करेगी, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटिंग कौन सी डॉक्ट्रिन, वो आपको यहाँ पे देखना है। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, ठीक है। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन क्या होती है, इंडियन आर्म फोर्सेज की होती है। स्विफ्ट डिप्लॉयमेंट होता है ट्रूप्स का ऑन द कौन से बॉर्डर पे, इसको देखना है विद इन डेज इफ ए सिचुएशन ऑफ ए फुल ब्लोन वॉर अराइजेस। अब यहाँ पे देख लीजिए IBG क्या है, किस रैंक का जनरल इसको हेड करता है, कौन सी डॉक्ट्रिन को इसमें IBG को इम्प्लीमेंट करना है, और कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो है आर्म फोर्सेज की, इंडियन आर्म फोर्सेज की, ये कौन से बॉर्डर पे चल रही है। तो ये देख लीजिए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स होते हैं जिसको IBG बोलते हैं। मेजर जनरल रैंक का यहाँ पे
इसको हेड करते हैं, और कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन होती है उसको ये इम्प्लीमेंट करेगा। तो आईबीजी का लिंक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन से रखें। और कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन क्या है कि तुरंत से किसी हमले के लिए तैयार हो जाना वेस्टर्न बॉर्डर पे, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगली चीज़ है, गवर्नमेंट ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है बेंगलोर में एक कैंपस है किसी चीज़ का, और वो देखिए नेट ग्रिड अटैच है ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कौन सी, ठीक है, एक ये चीज़ इसमें देखना है कौन सी एजेंसीज का डेटाबेस इसमें कनेक्ट होगा। इसके अलावा ये 2008 मुंबई टेरर अटैक्स के बाद में हुई, तो देखिए इन चीज़ों से आपको लग रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, कुछ ऐसा चल सकता है, ठीक है। इसके अलावा नेट ग्रिड जो है एक्सेस रखेगी CCTNS, ठीक है, तो ये आपका कुछ क्राइम वगैरह का ऑर्गेनाइजेशन है, नेटवर्क है, उससे चीज़ यहाँ पे आएगी। NCRB के अंदर जो डेटा है उसको यहाँ पे एक्सेस कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको बात करते हैं अब, ये नेट ग्रिड की बात हो रही है। नेट ग्रिड का कैंपस अभी बेंगलोर में बनाया है, ठीक है, नेट ग्रिड का कैंपस बेंगलोर में बनाया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको अटैच्ड ऑफिस है, अटैच मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की अटैच्ड कह सकते हैं ऑफिस है नेट ग्रिड। नेट ग्रिड का मतलब क्या है, नेशनल ग्रिड है आपका, और आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसी जो है कोर वाली, वो इसमें इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ग्रिड वहाँ पे इसको बनाया गया है। अटैक के बाद में चीज़ किया गया, नेट ग्रिड को एक्सेस होगा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS डेटाबेस, जो आपका NCRB के अंदर बनाया जाता है। और स्टेट पुलिस वगैरह है वो सब इसमें काम करेंगी। FIR वगैरह जो है CCTNS पे आपको मैंडेट होगा फाइल करना, ऐसा उनके कुछ ऑब्लिगेशंस है पुलिस स्टेशंस में। तो ये आपको पता होना चाहिए नेट ग्रिड किस चीज़ से लिंक्ड है, क्या क्या चीज़ें इसमें हमने बात की है अभी। अब देखिए इसमें और चीज़ें जो है वो ये है कि इंडियन आर्कटिक एक्ट 2022, अब इसमें क्या चीज़ याद रखनी थी, इंडियन अंटार्कटिक एक्ट 2022, इसमें क्या करना था, इसमें सिर्फ ये मेन चीज़, आप बाकी चीज़ें सब कॉमन है, ठीक है, इसमें जो मेन ध्यान रखनी थी वो ये है कि इंडियन एक्सपेडिशंस को प्रोहिबिट करना है अंटार्कटिका में यदि उसमें कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हों जो बिना परमिशन के चलाई जा रही है, ठीक है। तो ये आप ढंग से पढ़ लें, प्रोहिबिट इंडियन एक्सपीडिशंस टू अंटार्कटिका और कैरिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज़ अंटार्कटिका विदाउट ए परमिट, मतलब बिना परमिट के वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होगी, ये चीज़ आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और एलिमिनेट करना है किस चीज़ को, माइनिंग और इलीगल एक्टिविटीज़, ठीक है। तो माइनिंग है चाहे इलीगल एक्टिविटीज़ है, इसको एलिमिनेट करने के लिए ट्रीटी की गई है। बाकी सब चीज़ें कॉमन है, ठीक है। नॉर्मल आप अंदाज लगाएंगे कि ट्रीटी अंटार्कटिका के लिए क्या हो सकती है, तो आगे बायोडाइवर्सिटी बचाने के लिए हो सकती है, वहाँ के रिसोर्स को बचाने के लिए हो सकती है, उनका कह सकते हैं कि फेयर उसका जो फेयर शेयर है उसके प्रॉफिट में उसको बांटने के लिए, उससे रिलेटेड बाकी सारी कॉमन चीज़ें रहेंगी। बस ये है माइनिंग और इलीगल एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट करना है, कम नहीं करना है, उसको बिल्कुल ख़त्म ही कर देना है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे इसमें बात की गई इंडियन अंटार्कटिक एक्ट 2022 में। इसके अलावा आपका टू अफ्रीका पर्ल, ये चीज़ है, फेसबुक की पेरेंट जो मेटा है वो पार्टनर करेगी किसी कंपनी के साथ में, ताकि टू अफ्रीका पर्ल टू इंडिया एक कनेक्टिविटी है, इसको जो बनाया जा सके। तो ये क्या है, तो ये देखिए कंपनी है आपकी भारतीय एयरटेल, ठीक है, कनेक्ट करेगा किस चीज़ को, अफ्रीका, एशिया और यूरोप को। ये क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट सबसी केबल सिस्टम है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा टू अफ्रीका पर्ल क्या चीज़ है, तो ये आपका वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सब सी केबल सिस्टम, सबसे मतलब सी के अब लेवल पे ये चलेगी, और यहाँ से आपका इंटर कनेक्ट करेगी कंट्रीज़ को, अफ्रीका की, एशिया की, यूरोप की। बस आपको याद रखना है एशिया अफ्रीका तो आएगा, यूरोप को कनेक्ट करेगी, और ये आपकी सब सी केबल सिस्टम है। और ये किसने किया है, फेसबुक प्लस भारतीय एयरटेल, ठीक है, ये आपको मालूम हो जाना चाहिए। और इसको आप रिवाइज करेंगे, एक बार दोबारा से सुन लेंगे तो आपका काम यहाँ से चल जाएगा। अब देखिए एक FIF है, FIF क्या है, ये देख लीजिए आपका फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड, ये किसने बनाया है, ये आपका एक तो PPR के लिए मतलब पैंडेमिक प्रिवेंशन प्रिपेयरनेस एंड रेस्पॉन्स के लिए ये फंड बना है, तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड है, ठीक है। दूसरा इसको होस्ट किसने किया है, इसको वर्ल्ड बैंक ने किया है, प्लस कुछ टेक्निकल सपोर्ट है WHO का, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, वर्ल्ड बैंक प्लस WHO ने फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड बनाया है और पैंडेमिक प्रिवेंशन के लिए कुछ काम करेगा, और इसमें साथ में इंडिया भी इसमें इंक्लूड है, काफ़ी अदर कंट्रीज़ के साथ में भी। और ये क्या करेगा, आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, बस वर्ल्ड बैंक और WHO इसमें याद रखना था, बाकी इसमें कुछ काम की चीज़ नहीं थी। आगे बात करते हैं, एक GPI है, ऊपर करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा। अब देखिए आपका इंडिया जो है वो GPAI को चेयर करेगा, और जो फ्रांस ने किया था लास्ट ईयर, इस बार इंडिया उसको चेयर करेगा। 2020 में लॉन्च हुआ, ठीक है, क्या है इसके भी बात करेंगे। ये इंटरनेशनल और मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है, और ये आपका इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर रहा है 2020 में इसका GPAI का, और इसका सेक्रेटरीट जो है वो आपका OECD की जगह पे ही है। तो ये क्या है आपका ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, ठीक है,
टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ रहती है डिस्कशन में, और पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में यूपीएससी में, तो आप ध्यान रखें। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, इंडिया इसका हेड है, फाउंडिंग मेंबर है, 2020 में इसको लॉन्च किया गया। इंटरनेशनल और मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है, ठीक है, और ओईसीडी के साथ में इसका सेक्रेटरीट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है, इसको आप अलग से नोट कर लें, इसको बिल्कुल मिस ना करें, ठीक है, क्योंकि ये रिसेंट का ही 1-2 साल पहले का है और ये न्यूज़ में रहता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और इंडिया फ्रांस वगैरह ये सब चीज़ें जो आपका चलता रहता है आईएसए वगैरह अलायंस वगैरह में, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है आपका कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, यहाँ पे कुछ काम करेगी, SAGE नाम से कुछ सेटअप किया है। ये आपका एनर्जी सेक्टर एक्सपर्टीज़ है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको क्या, कि वो है एक आपका साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी। अब साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर हो, इन चीज़ों से रिलेटेड ये बात हो सकती थी एनर्जी सिक्योरिटी की साउथ एशिया में, लेकिन ये चीज़ आपका जो है ये आपका SAGE, ठीक है, ये आपका सेटअप किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर। तो ये थोड़ा सा आप याद रखें कि ये आपका और मिनिस्ट्री नहीं, सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करेगा। और ये क्या है आपका, ये आपका एनर्जी सेक्टर एक्सपर्ट्स की आपकी एक पार्टनरशिप है, जो साउथ एशियन गवर्नमेंट जो है उनको सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट्स को हेल्प करेगी, इनेबल करेगी, ठीक है। इसके साथ में इसमें यूसैड है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ US है, इसमें पार्ट है, बाकी बहुत सारे इसमें पार्ट है, बस आपको याद रखना है साउथ एशियन एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है। ये आपका क्या चीज़ है, एनर्जी से रिलेटेड है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री शामिल है। आगे है एक लूसोफोन वर्ल्ड नाम से एक चीज़ है, और ये क्या है आपको पता होना चाहिए कि ये फेस्टिवल है। फेस्टिवल कहाँ पे है, ये आपका फेस्टिवल गोवा में है, एक फेस्टिवल है, इंडिया ने इसको होस्ट किया है। पोर्चुगीज़ का जो रूल था, और आपका गोवा वेला गोवा जो है, ओल्ड गोवा जिसे बोलते हैं, वो 1961 में ख़त्म हुआ। उसके बाद में ये लूसोफोन वर्ल्ड के साथ में जो कनेक्शंस हैं इंडिया के, उसको बढ़ाने में मदद करेगा। ये आपका पोर्चुगीज स्पीकिंग कंट्रीज जो है उनको बोलते हैं लूसोफोन वर्ल्ड, और ये एक फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल, जो आपका गोवा में मनाया जाता है, ठीक है। ये मतलब इंडिया में होस्ट हुआ आपकी बार इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल। तो ये आपका पोर्चुगीज स्पीकिंग जो कंट्रीज़ हैं उनको मिला के लूसोफोन वर्ल्ड बोलते हैं, और इसी नाम से एक फेस्टिवल है जो गोवा में आपकी बार सेलिब्रेट किया गया। ये चीज़, दो चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको इसमें अलग से नहीं जाननी होती है। इसके अलावा आगे चलें, इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव जिसे बोलते हैं CRI, और ये क्या है, आपको पता है काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव है, मतलब रैंसमवेयर को काउंटर करने के लिए कोई इंटरनेशनल इनिशिएटिव लिया गया है। कितनी कंट्री है, 36 कंट्री है। इंडिया पार्ट है या नहीं है, तो इंडिया इसका पार्ट है, यूरोपियन यूनियन भी इसका पार्ट है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये इसका पार्ट है CRI का। एक आपने काफला सिस्टम सुना होगा, काफला सिस्टम जो भी है अभी कहते हैं, जो फीफा जो हुआ था अभी वर्ल्ड कप, ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी न्यूज़ में था, फुटबॉल का वर्ल्ड कप 2022 में हुआ, कतर कंट्री से रिलेटेड ये चीज़ है। और यहाँ पे क्या है आपका जो मज़दूर जो होते हैं उनको लोकल स्पॉन्सर जो होते हैं उनकी परमिशन लेनी होती है, माइग्रेंट वर्कर जो होते हैं उनको काम चेंज करने के लिए या वीज़ा वगैरह से। तो आपको बस याद रखना है कतर से रिलेटेड आपका जो ये थोड़ी सी एक सिस्टम है वर्कर्स का, तो ये पता होना चाहिए आपको, पहले से ये मालूम होगा, ठीक है। बस एक टर्म का आइडिया होना चाहिए कि कैसे कैसे चीज़ें वर्क कर रही है। एक आपका है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ये देख लें क्या है। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स क्या है आपका, इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को, नेपाल, इन्होंने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को को चेयर किया। तो मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज थी, तो सबका नाम याद नहीं रखना। इंडिया के पड़ोसी देश ये 3 कंट्री आपका, इजिप्ट, मोरक्को आपका अफ्रीका का, फ्रांस यूरोप से ले लें, इन्होंने इसको किया चेयर। और इसका काम क्या है आपका, अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर्स, ठीक है। पीस कीपर्स जो है उनके अगेंस्ट जब क्राइम होते हैं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए, अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए ये एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, ठीक है। ये क्या है आपका, रिप्रेजेंट करता है पॉलिटिकल विल कंट्रीज़ की, मेंबर स्टेट्स की, ताकि आपके UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 2589 है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स किस चीज़ से रिलेटेड है, पीस मेकर्स के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करने के लिए होता है। काफ़ी सारे इस मेंबर्स सबकी बार इसमें इसको चेयर किया है मिलके। लास्ट ईयर न्यूज में था पेरिस क्लब। पेरिस क्लब एक बार देख लें, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देना है। पेरिस क्लब आपका क्या है, एक इनफॉर्मल ग्रुप है ऑफिशियल क्रेडिटर्स का, ठीक है। उसका ओरिजिन कहाँ हुआ, पेरिस क्लब आपका 1956 में बना। कितने मेंबर है, काफ़ी सारे मेंबर हैं। कौन कौन है इसमें, यूरोप की या आपकी कह सकते हैं कि एशिया की जो अच्छी इकोनॉमी वाली कंट्री है, जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया है और जापान है, USA UK है, ये इसके मेंबर रहे हैं। इंडिया इसके मेंबर नहीं है, तो ये वहाँ पे ग्रुप में मैंने इसको ऐड किया हुआ है कि पेरिस क्लब में इंडिया मेंबर नहीं है। नॉट मेंबर वाला जो पर्टिकुलर
टॉपिक मैंने बनाया है, ठीक है। और ये एज ए एड हॉक पार्टिसिपेंट की तरह यहाँ पे वर्क करते हैं। तो ये आपको थोड़ा पता चला पेरिस क्लब क्या है। क्रेडिटर्स का एक ऑफिशियल क्रेडिटर्स जो होते हैं उनका इनफॉर्मल ग्रुप है यूएन वगैरह से कोई लिंक नहीं है, 1956 से चल रहा है, 22 इसके मेंबर है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। अब देखिए नैम जो है, ये नैम की एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस सबसे पहले हुई 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग में। फिर इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो हुई नैम की, ये तो थी एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस के नाम से, और फर्स्ट नैम के नाम से कॉन्फ्रेंस जो हुई वो आपकी हुई बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस के नाम से 1961 में। और इसका प्रिंसिपल क्या थे, 5 प्रिंसिपल आपके पंचशील के थे, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। आगे देखें कि G7 ने अभी एग्री हुए हैं, G7 एग्री हुए एस्टेब्लिश करने पे। कुछ एक क्लब है, तो ये क्लब पेरिस क्लब जैसा देखिए, ये आपका क्लाइमेट क्लब है। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कैसे ये चल रहा है, क्या क्या इसमें शामिल है। क्लाइमेट क्लब है, सपोर्ट है, काम है इसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन पेरिस एग्रीमेंट का। पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड क्लाइमेट क्लब बनाया गया है ताकि पेरिस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट किया जा सके। और बनाया किसने है, ये G7 ने बनाया है, ठीक है। तो आपका पेरिस क्लब था वो आपका G7 का नहीं था, वो तो एक इंडिपेंडेंट और ग्रुप था एक तरीके से कंट्रीज़ का। लेकिन ये आपका G7 का है, क्लाइमेट क्लब बनाने का काम है, पेरिस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने का काम है। और उसने लॉन्च क्या किया है, वो लॉन्च किया आपने PGII। PGII क्या है, पार्टनरशिप है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। ये आपको पता होना चाहिए। कितना बिलियन डॉलर 2027 तक खर्च करना है, तो 600 बिलियन डॉलर, काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, ताकि ट्रांसपेरेंट और गेम चेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आपके डेवलपिंग और मिडिल इनकम कंट्रीज जो है वहाँ पे बनाए जा सके। तो ये आपको पता होना चाहिए, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। ये आपका कंसिडर किया जा रहा है एज ए रीब्रांडिंग ऑफ बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव, जो चाइना की BRI है उसके अपोजिट में, ठीक है। तो ये रीब्रांडिंग करेगा BBB को, BBB3 जो उसको B3 बोलते हैं, B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ठीक है। वो G7 का ही था, तो ये अभी आपका G7 का ही है क्लाइमेट क्लब। आगे चले, अगली चीज़ है इंडिया विद G7 कंट्रीज एंड 4 इन्वाइटेड कंट्रीज। कौन कौन से हैं इसमें, देखिए कौन कौन से हैं आपके। RDS इसमें कुछ चीज़ है, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका और अर्जेंटीना, इसमें 4 इन्वाइटेड कंट्रीज है नई, ठीक है। और RDS नाम से इसमें कुछ साइन किया है, वो है आपका रिजेलियंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट। तो RDS यदि टर्म आए, रिजेलियंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट, तो आपको G20 से नहीं G7 से लिंक करना है, ठीक है। और इसमें 4 कंट्रीज इन्वाइटेड कंट्रीज थी, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और अफ्रीका, ठीक है। और एक आपका इंडिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंट्रीज जो है वो क्या करेंगी, एक कमिटमेंट जो होता है उनको अफर्म करेंगी कि इक्विटेबल, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, जो ग्लोबल चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज है चाहे कोविड-19 है, उसके लिए कुछ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर क्रिएट किया जाएगा। बस आपको मालूम होना चाहिए RDS के, RDS आपका रिजिलियंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट है 2022 का, और G7 कंट्रीज ने इसको साइन किया है। एक तरीके से आप ये ध्यान रख लें, इंडिया भी उसमें शामिल है उनके साथ में। G7 का है, लेकिन G7 के साथ में 5 कंट्री, कौन से, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका और इंडिया, ये इसमें शामिल है, ठीक है। तो वहाँ पे एलिमिनेट करने का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे भी ध्यान रखना। G7 का आपको कंट्रीज़ का नाम याद रहना चाहिए। आपको G7, G20, ठीक है, इन कंट्रीज़ के नाम तो अच्छे से मालूम होने चाहिए, तब आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला है एक, अगली आप बोर ना हो, आगे और काफ़ी लंबा ये चलने वाला है, ठीक है, लेकिन इसमें कंप्लीट अपना IR हो जाएगा। आगे चले, सुनामी वार्निंग सिस्टम कहाँ पे बना है, ये हैदराबाद में बना है, ठीक है। इतना आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पे चल रहा है, हैदराबाद में चल रहा है, इतना आपको पता चलेगा। इनकॉइस जिसे बोलते हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है, हैदराबाद में है। प्रोजेक्ट मौसम को पता रखें, प्रोजेक्ट मौसम जो है ये आपका ना तो IMD का है, ना MST जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है उसका, किसी का भी ये नहीं है। ये आपका है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, ये जरूर इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इनिशिएटिव है, ताकि जो कंट्रीज़ जो है इंडियन ओशन रीजन की, वहाँ पे मानसून विंड जो है प्री मॉडर्न पीरियड में उनका नॉलेज वगैरह जो था उसको अंडरस्टैंड वहाँ पे किया जा सके। तो प्रोजेक्ट आपका मौसम जो है इसको थोड़ा सा पता रखें कि किस चीज़ से चीज़ ये है। अब देखिए, अब चलेंगे हम थोड़े से फटाफट US रिलेशन, जो कंट्रीज के साथ में रिलेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ में रिलेशन जो है उनको जल्दी जल्दी डील करेंगे, क्योंकि ये आपका मेंस का है, तो मैंने यहाँ पे क्लब कर लिया ताकि मेंस में अलग से मेहनत ना करनी पड़े, यही सब चीज़ों को रिवाइज कर लें। अब इंडिया US रिलेशंस में हमें जो चीज़ याद रखनी होती है वो ये है कि इंडिया और US, जो इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर है, उसमें US ने चाइना को कह सकते हैं कि सरपास कर लिया है। मतलब अब इंडिया का ट्रेड में सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है
वो यूएस के साथ होता है, जो कि पहले 21 22 से और उससे पहले चाइना के साथ होता था। तो पहली चीज़ तो ये याद रखनी है। इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई जो है, ठीक है, उस यूएस ने रिप्लेस किया है मॉरिशस को, ठीक है, एज सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई। ठीक है, तो फर्स्ट आपका यूएस नहीं है, आपको याद रखना है कि सेकेंड यूएस हो गया, मॉरिशस को पीछे छोड़ के, और चाइना को सरपास करके फर्स्ट आपका ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का यूएस हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एफडीआई वाला ये फैक्ट है, ट्रेड वाला फैक्ट है। इसके अलावा आपका इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन का, इंडियन एफडीआई के लिए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की जो टॉप 5 डेस्टिनेशंस है, वहाँ उसमें एक आपका यूएस भी है जो टॉप 5 में आता है। तो ये फैक्ट आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए था। इसके अलावा डिफेंस कॉपरेशन में आपका इंडिया यूएस में काफ़ी सारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं। एक यूएस डिफेंस कॉपरेशन के लिए फ्रेमवर्क है, जो नया फ्रेमवर्क है, न्यू फ्रेमवर्क कहलाता है, वो चल रहा है। मेजर डिफेंस पार्टनर है, इन 2016 में ऐसे रिकॉग्नाइज किया था यूएस ने इंडिया को। ठीक है, एक लेमुआ चलता है आपका लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो 2016 से चल रहा है। कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जो 2018 से चल रहा है। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2019 से चल रहा है। और बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, जो 2020 से अक्टूबर से चल रहा है। ठीक है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया और यूएस के बीच में चल रही है। टाइगर ट्रम्प है, ये आपकी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, 2019 में हुई और वहाँ से तब से चलती आ रही है। इसके अलावा बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, आपकी युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार वगैरह इंडिया यूएस के बीच में चलती रहती है। ठीक है, साइंस टेक और स्पेस में नासा और इसरो काफ़ी सारे काम एक साथ करते हैं। तो निसार एक प्रोग्राम है जिसका नाम है इसरो और नासा के नाम की मर्जर से बनाया है, और ये आपका एक जॉइंट माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। ठीक है, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए काम में लिया जाना है। तो निसार आप याद रखें, निसार इसरो और नासा का है, जॉइंट माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए काम आएगा। ठीक है, इसके साथ में डायस्पोरा की बात करें तो 3.18 मिलियन इंडियन अमेरिकन वहाँ पे रहते हैं, और थर्ड लार्जेस्ट एशियन एथनिक ग्रुप है यूएस में। ठीक है, तो आपका चाइना है, इंडोनेशिया, अदर जो कंट्रीज़ है, उसके बाद में थर्ड लार्जेस्ट एशियन एथनिक ग्रुप है इंडियंस का अमेरिका में, जो 3.18 मिलियन लोगों को वहाँ पे रखे हुए हैं। इसके अलावा आपका 2+2 डायलॉग चलते हैं इंडिया यूएस के बीच में, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपका DTTI एक आपका है, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, जो आपका जॉइंट प्रोजेक्ट है, उसको रिवाइटलाइज किया गया है। निसार चल रहा है काम में। कोविड-19 लर्निंग एक्सचेंज वर्चुअल प्लेटफॉर्म जिसे बोलते हैं, यूएस सपोर्टेड है वो, यूसेड। ठीक है, उसके एक्सपेंशन की बात की जा रही है। कार्ड्सा वगैरह आपको इन्फॉर्मेशन में पता होगा, आपको न्यूज़ में ये चलता रहता है। और 2017 में यूएस ने इंडिया को उससे बाहर कर दिया कि आपके ऊपर कार्ड्सा नहीं लगे, आप ये रशिया के साथ में जो डील कर सकते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड आपका कार्ड्सा है। और कार्ड्सा की फुल फॉर्म आपका काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, जो आपका S-400 मिसाइल जो हमने परचेज की रशिया से, ठीक है, तो वहाँ से एग्जेम्प्ट किया था इंडिया को यूएस ने 2018 में। ठीक है, और इसके अलावा इंडिया जापान रिलेशंस की बात करें, ये बेसिक चीज़ें हैं जापान रिलेशंस की, तो इसको हम यहाँ पे आगे चलते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस में भी अभी नया एक्टा चल रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक्टा, इसको याद रख लें, ECTA, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा पता करें इसमें। हाँ, इस आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बस इसमें पता आपको इतना ही रहना है, ACTA किसके बीच में चल रहा है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपका अगला है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, IPEF। ठीक है, IPEF को एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि IPEF कोई FTA नहीं है। ठीक है, इसमें 14 पार्टिसिपेटिंग मेंबर हैं, और इसके अलावा ये ट्रेड फैसिलिटेशन का काम करता है। ये इसका काम है, इन्वेस्टमेंट मार्केट, इन्वेस्टमेंट वगैरह को इसमें बढ़ाना, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर, फॉर प्रॉस्पेरिटी के अंदर आता है। ये ध्यान रखें, ये FTA नहीं है, US लेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 14 इसमें पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स हैं। कुछ 3-4 इसके पिलर है, वो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। बाकी आपको ज़्यादा करना हो तो इसको IPEF डाल के UPSC लगा के आप गूगल सर्च कर लें, तो वहाँ से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बस आपको अभी आप याद रखना है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, USA इसके मेंबर है, UK इसका पार्ट है, जापान भी इसका पार्ट है, चाइना भी इसका पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा सॉरी, ये आपका जो है चाइना इसका पार्ट नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना, चाइना इसका पार्ट नहीं है, सिंगापुर है इसका पार्ट। इसके अलावा आगे है आपका डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी एक कमेटी कंस्टिट्यूट की थी, जिसका काम था DAP 2020, जो आपका उसके लिए प्रिपरेशन करना था। ठीक है, वो थी आपकी अपूर्व चंद्रा के अंडर में बनाई गई थी कमेटी, जिसका काम था DAP 2020 के लिए प्रिपरेशन करना।
अगला है एक टैक्टिक्स है जो आपकी मिलिट्री स्ट्रेटजी की पार्ट होती है। जब वॉर वगैरह चल रहे होते हैं तो रशिया यूक्रेन का चल रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है जैसे एनर्जी सप्लाई है, ब्रिजेस है, एग्रीकल्चर फील्ड है, उन सबको वहाँ पे तहस नहस बर्बाद कर दिया जाता है दुश्मन वाले को। ठीक है, तो वो वहाँ पे ऐसी कुछ टैक्टिक है। उस टैक्टिक का नाम क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो टैक्टिक है स्कॉर्च्ड अर्थ टैक्टिक। ठीक है, अब इसको आप ध्यान रखें, ये चीज़ किससे रिलेटेड हो सकती है, या तो डिफेंस से हो सकती है या आपका स्पेस से हो सकती है। तो उन चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस रखें कि ये आपकी स्कॉर्च अर्थ टैक्टिक आपकी एक मिलिट्री स्ट्रेटजी है, इतना आपको पता होना चाहिए था। और ये आपका 1977 की जेनेवा कन्वेंशन जो है उसमें इसको बैन किया गया था। ठीक है, लेकिन अभी भी यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम पे यूज़ हो रही है। ठीक है, ऐसा छत्रपति शिवाजी के टाइम पे भी ये आर्मीज जो थी वो इसको यूज़ करती थी। इंडिया फ्रांस रिलेशंस की बात करें तो हमारा जो ट्रेड है फ्रांस के साथ में वो 8 बिलियन का है। इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में दोनों पार्टनर हैं, फाउंडिंग उसके मेंबर है। और COP21 में उसको प्रमोट करने के लिए सोलर एनर्जी को वहाँ पे कुछ इसको लागू किया गया था ISA को COP21 में। इसके अलावा गरुड़ा एयरफोर्स के लिए, वरुणा नेवी के लिए, शक्ति आर्मी के लिए आपकी बाई इनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज हैं जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में चलती हैं। और इसके साथ में एक रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये हमारा हमने इंडिया ने फ्रांस के साथ में कर रखा है। और एक अभी रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट एक और साइन हुआ है जो आपका ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में हुआ है। ठीक है, तो ये भी न्यूज़ में आएगा। 2008 में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट वगैरह किया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं बनती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको एक साथ इसको क्लब करके छोड़ दिया है। एक चीज़ याद रखें, फ्रांस जो है वो आपका इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का पार्ट है, IORA का पार्ट है। G20 का तो है, UN का आपको मालूम ही है। ठीक है, इंडिया UK रिलेशंस में $41 बिलियन का दोनों का ट्रेड होता है। और इसके साथ में सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है फॉरेन आपका जो कह सकते हैं रिमिटेंस तो क्या कुछ और चीज़ था इसमें यहाँ से मिसिंग है, वो उसको आप एक बार देखना। फॉरेन या तो कुछ गुड्स वगैरह होगा या कुछ ऐसा होगा। और एक सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन डिक्लेरेशन 2010 में इंडिया और UK के बीच में हुआ था। और ये UNSC वगैरह में सपोर्ट करता है इंडिया को। ये सब चीज़ें बेसिक आपको आती हैं। इंडिया, जर्मनी है। ये ध्यान रखें आसियान में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है। तो इसके जो मेंबर्स हैं वो आप याद रखें, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, थाईलैंड है, इसके अलावा वियतनाम है, सिंगापुर है, म्यांमार है, लाओस है, कंबोडिया है। ठीक है, तो ये जो आपको मैप दिख रहा है थोड़ा अनक्लियर होगा, लेकिन आप यहाँ से अंदाज लगा लेंगे कौन कौन सी कंट्रीज में पार्ट है। ठीक है, आप जो आपकी मैगजीन है उसको खोल के रखें और वहाँ पे देख लें, आसियान से रिलेटेड टॉपिक लिखा होगा, उसको ओपन कर लें। बस इसको इतना सा आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें एक APT होती है जो आपका ASEAN+3 जो है मेंबर उसमें शामिल है। और इसके अलावा आपका एक ईस्ट एशिया समिट जिसको बोलते हैं EAS। ठीक है, ऐसा भी कुछ चलता रहता है। तो यहाँ पे देखिए आपका ASEAN+3 जो है उसमें 10 आसियान के मेंबर्स हैं। फिर इसके अलावा 3 है इसमें, कोरिया, जापान और चाइना। ठीक है, कोरिया, जापान और चाइना इसके 3 अलग से कह सकते हैं कि एक ऑब्जर्व स्टेट की तरह कह सकते हैं, इसलिए इसको ASEAN+3 बोलते हैं। ठीक है, डायलॉग पार्टनर में कौन है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, न्यूजीलैंड वगैरह जो कंट्रीज बची ये सब इसके डायलॉग पार्टनर है। ध्यान रखना, रशिया, चाइना, इंडिया और UK ये सब इसके डायलॉग पार्टनर में आते हैं। इसके अलावा आगे चले इसमें 2022 की जो ईयर थी उसको अनाउंस किया इंडिया आसियान फ्रेंडशिप ईयर ऑन अकाउंट ऑफ 30th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया आसियान पार्टनरशिप। ये आपको ईयर याद रखना है। G7 में कंट्रीज कौन कौन से हैं ये आपको पता है। देखिए US है, UK है, इसके अलावा आपका कनाडा है, इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, और आपका एक कंट्री और है जिसको आप G7 में G8 से अलग, मतलब रशिया वहाँ से नहीं है उसमें, ये है। और इसके अलावा आपका G20 में इसके अलावा कौन कौन सी कंट्रीज हैं उसके मेंबर आपको मालूम होनी चाहिए, कौन कौन से मेंबर वहाँ पे हैं। इटली हो गया, इसमें जर्मनी है, फ्रांस है, कनाडा है, और आपका US है, UK है, एक कंट्री और है ये शायद आपका, अब देखिएगा ये G7 में कौन सा है, उसको हम करेंगे आगे। और इसमें इसके अलावा कौन सी चीज़ें शामिल हैं यहाँ पे, 1998 में रशिया ने ज्वाइन किया था G7 को, लेकिन बाद में इसको या क्रीमिया एनेक्सेशन के वजह से 2014 में इसको यहाँ से बाहर कर दिया। और ये G7 में जापान है। ठीक है, ये जापान का मैप का वो है साइन। कंट्रीज़ के नाम यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैप से आपको पहचानना है कौन कौन से हैं यहाँ पे। G7 एग्री हुआ क्लाइमेट क्लब बनाने पे, जो हमने डिस्कस कर लिया है। PGII जो आपका पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम है वो चला, तो ये आपको G7 से ही याद रखना है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे वर्ल्ड बैंक में कौन कौन से शामिल है, जैसे IBRD है, IFC है, IDA है, मीगा है 1988 का,
ICSID 1966 का है, जिसमें इंडिया पार्ट नहीं है, बाकी 4 में है। IMF है 1944 में बना, वाशिंगटन में हेडक्वार्टर है। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप AFDB, ये आपका अबिजान जो जगह है आपका आइवरी कोस्ट में, उसमें है। और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक है, 1966 में ये बना, और डेवलपमेंट इसका फंड जो बना 1975 में। और इसके अलावा फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है और 68 इसमें मेंबर्स हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB 2014 में बना, संघाई में इसका हेडक्वार्टर है, चाइना में। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, ये आपका 2016 में बना और बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये हेडक्वार्टर ईयर, ये थोड़ा सा बेसिक आपको यदि मालूम रहे तो आप वहाँ से अंदाज लगा सकते हैं कि ये किस किस रीजन से रिलेटेड आपके ग्रुप हो सकते हैं। इसके अलावा आगे है NDB ने 4 नए मेंबर को एडमिट किया 2021 में। और मेंबर कौन कौन से थे आपका? पहला बांग्लादेश था, इजिप्ट था, UAE था और उरुग्वे था। तो ये 4 कंट्रीज़ का अपने याद रखें, बांग्लादेश को ऐड कर दें। बांग्लादेश और इजिप्ट है, UAE और उरुग्वे है। ठीक है, आपको ये इतना बेसिक मालूम होना चाहिए, उरुग्वे, UAE और बांग्लादेश और इजिप्ट। इसके अलावा आगे चले, इसमें ब्रिक्स की बात की जाए, ब्रिक्स की कंट्रीज़ आपको मालूम है, ज़्यादा न्यूज़ में ये था नहीं अब की बार। ठीक है, तो यहाँ से बस बेसिक आपको पहले से मालूम होगा, उसी से आपके स्टैटिक नोट्स से इसको कवर कर लें। पॉइंट जो है वो ये है कि अभी ब्रिक्स के लीडर्स ने अडॉप्ट किया था बीजिंग डिक्लेरेशन को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बीजिंग डिक्लेरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये आपका ब्रिक्स की एक लीडरशिप ने अडॉप्ट किया, उससे ब्रिक्स से इसको लिंक कर ले और वहाँ से याद रखें बीजिंग डिक्लेरेशन वहाँ से आई। ठीक है, इसके अलावा SCO है, SCO के मेंबर्स आपको पता होना चाहिए। ऑब्जर्वर 3 है, अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया, ये ऑब्जर्वर है। डायलॉग पार्टनर में कौन से बचे? अजरबैजान, आर्मेनिया और आपका है कंबोडिया है, नाइजर है और तुर्की है, श्रीलंका है। और डायलॉग पार्टनर छोड़ दें आप, जो मेंबर पार्टनर है, जो 4 कंट्री आपके सेंट्रल एशियन रीजन की है, चाइना, रशिया है। और इसके अलावा आपका इंडिया पाकिस्तान को एक साथ इसमें ऐड किया गया था और ईरान भी इसमें पार्टनर है। ठीक है, इसके बीच में 2 बचे, इधर रशिया और चाइना के बीच में मंगोलिया बचा, और आपका इंडिया और आपका ईरान के पाकिस्तान ईरान के ऊपर आपका बचा अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये 2 आपके ऑब्जर्वर स्टेट है। फिर एक बचा आपका बेलारूस, जो आपका रशिया के जस्ट पास में है, तो वो भी इसका एक ऑब्जर्वर स्टेट है। इसके अलावा इसमें काम क्या है क्या नहीं है वो सब छोड़ें, समरकंद डिक्लेरेशन को याद रखें। समरकंद डिक्लेरेशन आपकी SCO की मीटिंग जो थी 22 नंबर की, वहाँ पे इसको किया गया। इसके हाईलाइट क्या थे कि समरकंद डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करने से यहाँ पे कॉमन प्रिंसिपल और अप्रोच डेवलप करनी थी, ताकि यूनिफाइड लिस्ट ऑफ टेररिस्ट को यहाँ पे डिक्लेयर किया जा सके, और नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन के सपोर्ट के लिए यहाँ पे कुछ काम किया गया, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए। तो समरकंद डिक्लेरेशन को आप यहाँ से याद रखें। ठीक है, अब 2023 की SCO की जो मीटिंग है वो आपकी इंडिया को हैंडओवर कर दी गई है, और वाराणसी को SCO का टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल 2022-23 यहाँ पे बनाया गया है। और ईरान को एक्सेप्ट किया गया है एज ए नया SCO परमानेंट मेंबर। इंडिया और पाकिस्तान को पहले कर लिया, अभी ईरान को किया है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक इसमें पता होना चाहिए था। अगली जो यहाँ पे टॉपिक जो देखना है वो आपका क्वाड जो है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये कब बना, कब से चल रहा है? 2007 में बना, रिवाइव हुआ 2017 में। 4 कंट्रीज थी, US, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आपका पता होना चाहिए। मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन इसमें इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टाइज जो है उसको डीपन करने की बात यहाँ पे चलती है। 4th क्वाड लीडर्स की अभी समिट हुई 2022 में, कहाँ हुई? टोक्यो में हुई। और इसमें एक चीज़ आई जिसको हम बोलते हैं क्यू चैम्प। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्यू चैम्प टर्म आ जाए कि क्यू चैम्प किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है। क्यू चैम्प का पहले तो फुल फॉर्म रखें कि क्वाड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज। ठीक है, इसका काम क्या है? सीधी सी बात है, क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन एडेप्टेशन की यहाँ पे बात की जाएगी। लेकिन क्यू चैम्प आपका ना तो क्वांटम से रिलेटेड है या क्यूबिट वगैरह जैसा कोई चीज़ बनेगा अलग से, वहाँ से न करके इसको क्वाड से लिंक करें, क्वाड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन मिटिगेशन पैकेज। ठीक है, इसके साथ में एक इंडो पैसिफिक में HADR हैदर नाम से एक चीज़ बनाएगी, वो आपका क्वाड का पार्टनरशिप है। किस चीज़ पे? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के ऊपर, HADR, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक I4F एक चीज़ है, उसको याद रखिए, एक फंड है, और इंडिया इजराइल ने इसको साइन किया है, और इसका काम है इंडस्ट्रियल R&D एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन
फंड, ठीक है। तो इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल R&D एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड, ये I4F, इसको याद रखें किस किस कंट्री के बीच में है, इंडिया और इसराइल के बीच में। इसके साथ में इंडिया इसराइल की डिप्लोमेसी के बारे में जब बात की जाती है तो एक पैरा डिप्लोमेसी भी चीज़ होती है, जहाँ पे कंट्रीज़ के जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे स्टेट वगैरह होती है, वो भी एक डिप्लोमेसी जैसे कुछ वर्क वहाँ पे करती है। तो फॉरेन पॉलिसी कैपेसिटी ऑफ सब स्टेट एंटिटीज़, जैसे वो चीज़ है यूपी से रिलेटेड है, तो यूपी इसराइल के साथ में कुछ काम कर रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, वो इसमें मैंने आगे लिखा भी है। तो ऐसी डिप्लोमेसी को बोलते हैं पैरा डिप्लोमेसी, ठीक है। इंडिया इसराइल रिलेशंस की बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे बराक 8 है मिसाइल जो हमने वहाँ से लिया, स्पाइक आपका एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो वहाँ से हमने लिया है, और यूएवीज जैसे कि हारोप है, हेरॉन है, ये हमने इसराइल से ही लिया है। और इंडिया ने बेनिफिट हुआ है इसराइल एक्सपर्टीज़ टेक्नोलॉजी जो हॉर्टिकल्चर माइक्रो इरिगेशन में काफ़ी हेल्प लेते हैं, और आपका जो ओशन या सी वाटर डीसैलिनाइजेशन जैसी टेक्नोलॉजी इसराइल से हमने ली है। थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है 2020-21 में इसराइल इंडिया का, मतलब इंडिया जो है इसराइल का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और ये जो यूपी वाला जो बताया मैंने आपको वो है प्लान ऑफ कोऑपरेशन है जो इसराइल के साथ में किया है वाटर क्राइसिस को रिजॉल्व करने में बुंदेलखंड रीजन में, ठीक है। ये चीज़ें आगे की चीज़ें जो है हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो 2 वीडियोस में आप उसको आराम से कवर कर सकते हैं और उसमें कंप्लीट भी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करें, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें, डिस्कस करें, तभी आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। G7 G20 G33 ऐसे मेंबर्स ग्रुप के जो मेंबर्स हैं इनकी कोई डिक्लेरेशन है, ऐसी चीज़ों को डिस्कस करें। डिस्कशन से ही आपको ज़्यादा ये चीज़ें परमानेंसी आपकी मेमोरी में इन चीज़ों की आएगी। Thank you for watching this session.